होम स्वीट होम। प्रिय बेटे अन्नू, स्नेहाशीष, आशा है ईश्वर की कृपा से तुम अपने स्वीट होम में खुश होगे। यहाँ मैं भी अपने ओल्ड एज होम में खुश रहने का पिछले 3 सालों से सतत प्रयास करती आ रही हूँ, पर अब तक असफल ही रही हूँ। जीवन में हम सभी खुशी के पीछे भागते हैं। खुश होना और सबको खुश करना सदैव सुखद होता है, पर सभी को एक साथ खुश रख पाना तो संभव नहीं होता ना। एक को खुश करो तो दूसरा दुखी हो जाता है, और जब दोनों ही अपने हों तो स्थिति कितनी विकट होती है, इसका तुम्हें बेहतर अनुभव है। मुझे अपने स्वीट होम से इस ओल्ड एज होम तक पहुंचाने में तुम्हें उन्हीं विकटताओं से गुजरना पड़ा है। तुम्हारे आंतरिक कष्टों से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रति कोई शिकायत का भाव मन में कभी नहीं रहा। यह तो परिस्थितियों की मांग थी। सच भी है, दो महत्वाकांक्षी स्त्रियों के बीच तुला का कार्य करना अत्यधिक कठिन होता है। यह पत्नी व माँ के बीच पिस्ता एक बेटा ही समझ सकता है। यदि तुम मुझे खुश रखते तो अपनी जीवन संगिनी श्रेया को दुखी कर देते। किसी एक की खुशी तो तुम्हें चुनना ही थी, कोई विकल्प भी तो नहीं था तुम्हारे पास। वैसे मुझे स्वयं के ओल्ड एज होम में शिफ्ट होने का जितना दुख नहीं था, उससे अधिक गर्व इस बात का था कि तुम कम से कम अपने पिता के पद चिन्हों पर तो नहीं चले। अपनी पत्नी की इच्छाओं को, खुशियों को महत्व देकर तुमने यह साबित कर दिखाया कि सही अर्थों में तुम श्रेया को जीवन संगिनी मानते हो, केवल पत्नी नहीं। हाँ, यह बात और है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने से अलग करने का कष्ट झेलना पड़ा। पर बेटे, जिंदगी में चित भी अपनी और पट भी अपनी, यह तो संभव नहीं होता ना। चलो अब मुद्दे की बात लिखी जाए। मैं जानती हूँ कि तुम यानी डॉक्टर अनिरुद्ध मुखर्जी शहर के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ एक अति व्यस्त व्यक्ति हो, जिसके एक एक मिनट के अपॉइंटमेंट फिक्स हैं। लेकिन माँ होने के नाते बिना किसी अपॉइंटमेंट के साधिकार तुम्हारे कुछ पल को छीन ही सकती हूँ, है ना। वैसे कोशिश करूंगी कि संक्षिप्त में अपनी बात निपटाऊं, ताकि तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद ना हो। ओल्ड एज होम में मेरा परिचय एक वयोवृद्ध संपीड़ित कर्नल इंद्रजीत कपूर से हुआ, जो 1 वर्ष पूर्व ही रहने आए हैं। पहले यही मुंबई के अपने फ्लैट में रहते थे, परंतु वयोवृद्ध की लाचारी, घर में किसी खाना बनाने, खिलाने व देखभाल करने वाले अपने की कमी व एकाकीपन जैसी परिस्थितियों से मजबूर होकर ही उन्होंने ओल्ड एज होम में शरण ली थी। जीवन भर देश की खातिर लड़ने के साथ साथ घर गृहस्थी के मोर्चे पर माँ बाप की दोहरी जिम्मेदारियों को भी उन्होंने अकेले ही बाखूबी निभाया। आज दोनों बेटे पढ़ लिख कर विदेशों में ऐसे नौकरीग्रस्त हो गए हैं कि अपने वृद्ध पिता के एकाकीपन को यहाँ आकर दूर करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। कर्नल कपूर कहते हैं कि जीवन भर देश के लिए लड़ते लड़ते समर्पित रहे तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर विदेश क्यों जाया जाए। अंतिम सांस देश में ही त्यागने की जिद के कारण वे बेटों के पास नहीं जाना चाहते। शारीरिक दुर्बलता व अकेलेपन से घबरा कर यहाँ आए थे, पर यहाँ भी मेरी तरह नाखुश हैं। कभी कभी दो अधूरे एक दूसरे के पूरक बनकर पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ दिनों से यह एहसास कर्नल कपूर को एवं मुझे भी हो रहा है। अतः हम दोनों जीवन संध्या के शेष पल एक साथ घर में बिताना चाहते हैं। वह कर्नल कपूर के उसी मुंबई वाले फ्लैट को एक नए स्वीट होम में तब्दील करना चाहते हैं। कर्नल कपूर स्वेच्छा से ओल्ड एज होम में आए थे, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। परंतु मैं ओल्ड एज होम में तुम्हारे द्वारा लाई गई थी, इसलिए मेरे यहाँ से निकलने के पूर्व कुछ औपचारिकताएं निभाने की आवश्यकता होगी। अर्थात तुम्हें यहाँ आकर NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद ही मुझे ओल्ड एज होम छोड़ने की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। कैसी विडंबना है यह कि जिस बेटे को जन्म दिया, बोलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, स्कूल में गलती करने पर उसके टीचर के सामने पेश भी होना पड़ा। अभिभावक होने के नाते उसकी शिकायतें भी सुनी, तो माँ के नाते ममता ने
कई बार उसकी गलतियों को ढांकने व सजा से बचाने की कोशिश भी की। आज उसी माँ को अपने बेटे से ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता आ पड़ी। लगता है जैसे आज अचानक मैं तुम्हारे व तुम मेरे स्थान पर आ गए हो, अभिभावक बनकर। मैं जानती हूँ कि मेरे निर्णय पर त्वरित प्रतिक्रिया स्वरूप तुम्हारे माथे पर सैकड़ों बल्ब पड़ गए होंगे। मनोधारा पर हजारों प्रश्न एक साथ जंगली घास की तरह उगाए होंगे, जिसकी गंध मात्र से ही हो सकता है तुम्हारे एहसास प्रदूषित हो रहे हो। मस्तिष्क में विचारों का भंवर उत्पन्न हो गया हो। भला बैठे ठाड़े ये क्या सूझी माँ को, उम्र का तो लिहाज किया होता। इस उम्र में यह क्या शोभा देता है। एक बार तो हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। जैसे अनेक ख्याल आंधी की तरह मस्तिष्क में जोर मार रहे होंगे। क्रोध की अधिकता से रगों में ज्वार भी उठ रहा होगा। हो सकता है कि तुम गुस्से में बुदबुदा भी रहे होगे कि लगता है माँ सठिया गई है। मैं सच कह रही हूँ ना, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। गुस्से में बड़बड़ाने की तुम्हारी आदत बचपन से है। खैर, कह लो जो जी में आए, कह डाल। इससे मन का गुबार निकल जाता है, मन शांत हो जाता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बातें मैं तुम्हें आगे लिखने जा रही हूँ, उन्हें तुम शांत चित्त से पढ़ो व गहराई से समझने का प्रयास करो। बेटे अन्नू, जीवन में एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी सदैव खुशी के पीछे भागती फिरी हूँ। पर यह भी सच है कि खुशी भी हमेशा दोगुनी गति से मुझसे दूर भागती रही है। बचपन से मैं एक सपना बुनती आ रही हूँ, स्वीट होम का सपना। एक ऐसा स्वीट होम जहाँ मैं उन लोगों के साथ जी रही हूँ जो एक दूसरे से प्यार करते हों, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हों, दुख बांट लेते हों और खुशियों को द्विगुणित करने के लिए सदा तत्पर रहते हों। पर हर बार किस्मत के हाथों कोई ना कोई धागा इतनी जोरों से खिंच जाता है कि पूरा सपना ही उलझ कर रह जाता। फिर वर्षों निकल जाते उसे सुलझाते सुलझाते। बचपन में जब माँ आधी ये छोड़ गई, तब पहली बार मेरे सपनों में स्वीट होम की नींव चरमराई थी। फिर पिता दूसरी माँ ले आए, जो पिता की पत्नी तो बन गई पर मेरी माँ नहीं बन सकी और मैं अकेली ही रह गई, नितांत अकेली। अकेलेपन से घबरा कर ही मैं हर वक्त सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा करती। सोचती थी कि एक दिन वह आएगा और मेरा हाथ थाम लेगा, वह जीवन पथ पर अंतिम सांस तक मेरा हमकदम बनकर चलता रहेगा। शायद इसीलिए मुझे विवाह की जल्दी थी। विवाह के पश्चात ही अपने स्वीट होम का सपना पूरा होने की उम्मीद थी मुझे। पर तुम्हारे पिता ने पहली ही रात सुहाग सेज पर जतला दिया कि मैं उन पर लादा गया बोझ हूँ। किसी पर बोझ होने का एहसास बहुत कष्टदायी होता है। पहले मैं अपनी सौतेली माँ पर बोझ थी, फिर तुम्हारे पिता पर बोझ बन गई। तब दूसरी बार स्वीट होम का सपना दरक गया था। वह तो धराशायी ही हो जाता अगर तुम्हारे पिता ने खैरात में तुम्हारी माँ होने की खुशी मेरी झोली में न डाली होती तो। कहते हैं दिवंगत आत्माओं की बुराई नहीं करनी चाहिए और एक पुत्र से पिता की तो कभी नहीं। पर इतना तो तुम अवश्य जानने समझने लगे थे कि तुम्हारे पिता केवल मेरे पति थे, वो जीवन साथी कभी नहीं बन पाए। हाँ, उन दिनों में मुझे किसी और की आवश्यकता महसूस भी नहीं हुई क्योंकि तुम मेरे साथ थे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए खालीपन को मैंने हमेशा तुम्हारी खिलखिलाहट, तुम्हारी हंसी खुशी से भरने की कोशिश की। आधा अधूरा ही सही, फिर भी मेरा यह स्वीट होम मुझे संतोष देता था। तुम मेरा मानसिक संबल थे। जीवन भर तुम्हारे साथ होने का एहसास ही काफी था मेरे खुश होने के लिए। पर स्थितियां हमेशा एक सी कहाँ रहती है। श्रेया को जिस दिन तुम अचानक ब्याह कर लाए थे, तब मन को बहुत कष्ट हुआ था। इसलिए नहीं कि वह तुम्हें मुझसे छीन लेगी, बल्कि यह सोचकर कि तुमने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में मुझे शामिल नहीं किया। यदि विवाह से पहले तुम मुझसे पूछते तो निश्चित ही मैं खुशी से गदगद हो जाती। मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी थी, फिर श्रेया को कैसे नकारती। उसी दिन मुझे महसूस हुआ था कि मेरे जीवन में जितना महत्वपूर्ण स्थान तुम्हारा है, शायद उतना तुम्हारे जीवन में मेरा नहीं। पर अपनों की शिकायत नहीं करते ना।
और शिकायत करती भी तो किससे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।